सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेफाली बी शरण को। तो शेफाली बी शरण ये अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। उन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया है। अच्छा, ये प्रेस सूचना ब्यूरो क्या है? तो ये हमारे केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो सरकार की जो भी योजनाएं हो गई, नीतियां, जो भी कार्यक्रम हो गए, जो भी उपलब्धियां हो गई सरकार की, उन्हें हम तक पहुंचाने का ये काम करती है। अच्छा, आप जानते हो अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई हेड कौन बनी थी? जॉय श्री दास वर्मा बनी थी। भारतीय बैंक संघ के हेड बने थे MV राव। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने थे नवनीत सहगल। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो देश का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसकी अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अच्छा, ये वही देश है जिसके बारे में इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। 2024 के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस देश के प्रेसिडेंट कौन बने थे? फेलिक्सी त्सासीकेदी बने थे। और अब इसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं कौन? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अब मैप में बताता हूँ ये देश आपको कहाँ पे मिलेगा। अफ्रीकी देश है ये। तो ये रहा मैप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कैपिटल इसकी किंशासा हो गई है। प्रेसिडेंट हो गए फेलिक्सी त्सासीकेदी और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि 2024 में यानी कि इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च में जितने भी हमने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पढ़े हैं, किसी देश के कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, तो इस तरह के जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है वो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ध्यान से सुनना। अभी आपको याद है सेनेगल देश के प्रेसिडेंट बने थे बासिरो डियोमाए फे इनका नाम है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद इस्तफा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने थे तामस सुल्यूक। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे आसिफ अली जरदारी। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने थे प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने थे अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नायब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने थे अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने थे अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। और ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे गैब्रियल अटल। और 4 देश के प्रधानमंत्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है और आप ध्यान में रखना, मैं आपको ये नाम कई बार रिवाइज करा चुका हूं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। ये ऑटिज्म है क्या? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करता है। ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, बच्चों में होता है। इसे विकासात्मक विकार यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ऑटिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दूसरे बच्चों या लोगों से बातचीत करने में उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें सीखने में भी दिक्कत आती है। और इस बार की थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। अच्छा, कहीं और जगह अगर आप पढ़ते हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करोगे। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि वहां पे तो ये थीम बताइए, यहाँ पे ये थीम बताइए। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल थीम है। मैंने यूनाइटेड नेशन की साइट पे जाकर के थीम ली है। कहीं और जगह भी और थीम थी, मैंने वो भी चेक किया, लेकिन जो ओरिजिनल थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ते हुए चलना। अभी 1 अप्रैल को आपने उत्कल दिवस मनाया था और RBI का स्थापना दिवस भी होता है। और अब ये 2 अप्रैल को मना रहे हो आप वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा अब्दुल फतेह अल सीसी।
आपको तो पता ही होगा, अब्दुल फतेह अल सीसी ये अभी तक इजिप्ट के राष्ट्रपति थे और अभी एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो आप कह सकते हो कि वे लगातार तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति बन रहे हैं। अब बात इजिप्ट की है तो ये रहा मैप में इजिप्ट। कैपिटल कायरो होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। आपको याद होगा इजिप्ट अभी किसका नया सदस्य देश बना था, तो ब्रिक्स का बना था। वैसे भी ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। एक तो ये हो गया इजिप्ट, उसके अलावा सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ईरान हो गया और इथियोपिया हो गया। कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हो रहा, मना कर दिया? तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था। बाकी न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी अभी नया सदस्य देश बना था। अभी इजिप्ट के साथ आपको याद होगा हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया साइक्लोन नाम से इजिप्ट में ही। और इजिप्ट का एक सैटेलाइट है मिस्र सेट 2, इसको लॉन्च किया था चाइना ने। और पीएम मोदी जी को अभी इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ नाइल। नाइल या नील बोल दो, नील नदी जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। और इजिप्ट में अल हकीम मस्जिद आपको मिलेगी। 2023 में पीएम मोदी जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे इन्होंने इसका दौरा किया था, तो ये न्यूज़ में थी। नील नदी का वरदान इजिप्ट को ही कहते हैं। स्वेज नहर पे मिस्र का ही अधिकार है। तो मिस्र से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, किसी भी तरह का प्रश्न बन जाए तो आप कर पाओ। इसीलिए सारे तरह के स्टैटिक में आपको रिवाइज कराता हूँ, कई बार बताता हूँ और बार बार रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म की बात हो रही है जिसका भी ट्रेलर लॉन्च हुआ। तो आंसर होगा इराह। तो ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है जिसका नाम इराह है। अभी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ मुंबई में। ये फिल्म बिग फिल्म्स मीडिया के द्वारा निर्मित है और सेम भट्टाचार्जी के द्वारा निर्देशित है, यानी कि इसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिस यूज के बारे में बताया गया है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये तो हम सब लोगों ने देखे, लेकिन इसके क्या क्या मिस यूज हो सकते हैं ये इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो और भी ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल में, वो सारे मैं आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। और तो ये शीट में आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं, तो आपका रिवीजन होएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आपको बताए, भारत ने विश्व का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। और भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम रखा शांतिगिरी विद्या भवन। और मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। उसके अलावा मेटा, जिसे पहले आप फेसबुक कहते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई आधारित एक नया भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च किया था। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी जिसमें भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था, वो भी याद रखो। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? तो इन्फोसिस ने। उसके अलावा ओपन एआई ये अमेरिकी कंपनी है और अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के ही चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और इसके बाद फिर हमने देखा कि रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया, गूगल ने बार्ड लॉन्च कर दिया था। और आपको याद होगा इसी तरह से गूगल ने जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। अच्छा, एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन समिट हुआ था अभी कहाँ पे? यूके के ब्लेचले में। और हमने पढ़ा था यहाँ पे ब्लेचले घोषणा पत्र, ब्लेचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है पूछेंगे तो एआई सुरक्षा से संबंधित है। उसके अलावा भी किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? अभी एक प्रोग्राम हुआ था काशी तमिल संगम में, वहां पे। तो आंसर होगा भाषिणी एआई।
सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, उसका नाम है सुवास। और ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम कृत्रिम है। और दुनिया की पहली एआई रोबोट ये एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उसका नाम है मीका। कंपनी का नाम डिक्टेडोर है, कोलंबिया की कंपनी है ये। और इस रोबोट को बनाया था हैंसन नाम की कंपनी ने, जिसने, आपको याद होगा, एक ह्यूमनॉइड रोबोट बड़ा फेमस हुआ था सोफिया, उसको भी डिजाइन किया था इन्होंने ही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया, तो आंसर होगा अनुवादिनी। अभी देश का पहला एआई यूनिकॉर्न अगर आपसे पूछे ना तो कृत्रिम आंसर करना। और देश की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी, तो लखनऊ बनेगी, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा बंगलुरु में। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक बुक आई है जिसे कहते हैं एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसको लॉन्च किया था या इसको लिखा था विजय खरे और अमित सिन्हा ने। इसको लॉन्च किया था हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान ने। और अभी भारत की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई, जिसका नाम आइरिस है। केरल के केटी सिटी स्कूल में पढ़ाती हैं ये। अभी रिलायंस ने, याद रखना, हनुमान नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा की। उसके अलावा दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बना, अभी डेविन। इसे किस कंपनी ने बनाया, कॉग्निशन कंपनी ने बनाया, ये अमेरिकी कंपनी है। और अभी हमने पढ़ा था माइक्रो ओपन एआई के साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का निर्माण कर रहा है। और अभी एक बुक आई है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इसको लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने, पढ़ा था भी हमने। और अगर पूछे किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया था, तो आंसर होगा कर्नाटक। अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था, ये भी याद रखना। और अभी एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और अभी जीनी एआई प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया था, तो गूगल ने। तो आप देखोगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जितने भी ये 25-30 प्रश्न होंगे, मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा है। करंट अफेयर्स में इतना रिवीजन आपको कहीं पे भी नहीं कराया जाएगा, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो चाहे 1.5 घंटे की। और मेरी कोशिश रहती है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कराऊं, ताकि आपको सारी चीज़ें यहीं पे याद हो जाए। तो बस इसी तरह से आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर चीज़ों का रिवीजन करते रहिए हमारे साथ, और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, एकदम से नहीं दिखेगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो प्लीज़ अगर मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा, तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 की, जो कहाँ पे हुआ, मोंटेनेग्रो के बुडवा में हुआ। इसमें भारत ने टोटल यहाँ पे 26 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 12 ब्रोंज मेडल है। वहीं पदक तालिका मेडल टैली की बात करेंगे तो रशिया पहले स्थान पर रहा है 8 गोल्ड के साथ, और भारत दूसरे स्थान पर रहा 5 गोल्ड के साथ, और तीसरे स्थान पे पोलैंड रहा है, 3 गोल्ड इसने जीते हैं। यहाँ पे जो हमने 5 गोल्ड जीते वो कौन कौन लेकर के आए, ये भी मैं आपको बता दूं उनके नाम। चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थव ग्रेवाल, आकांक्षा और ब्रजेश, ये यहाँ पे हमारे लिए गोल्ड लेकर के आए। अच्छा, यूथ से आपको याद आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस बार ये इसका 6ठा संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ। इसका शुभंकर मैस्कोट क्या था, वीर मंगई था, और इसमें पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। तो ये प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए, तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो T20 फॉर्मेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के एकमात्र विकेट कीपर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अभी 300वां कैच उन्होंने पृथ्वी शॉ का लिया था, कहाँ पे, अभी IPL 2024 चल रहे वहीं पे, जब मैच चल रहा था विशाखापत्तनम में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच में। आप जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी अब चेन्नई सुपर किंग के कप्तान नहीं है, तो कौन है, ऋतुराज गायकवाड़ है।
आपको ये भी पता होगा अभी T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने थे विराट कोहली। उसके अलावा T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने टिम साउदी, ये न्यूजीलैंड के हैं। और अभी IPL 2024 का जो पहला मैच हुआ था ये चेन्नई में हुआ था CSK और RCB के बीच में। अभी IPL में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी बनी, तो सनराइजर हैदराबाद बनी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था इन्होंने। और अगर पूछे कि सबसे महंगे खिलाड़ी अभी IPL में कौन रहे, तो आंसर होगा मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। कितने में खरीदा, किसने खरीदा, 24.75 करोड़ रुपीस में खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हुए मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा जानिक सिनर ने। इटली के टेनिस प्लेयर हैं जानिक सिनर और अभी उन्होंने ही मियामी ओपन 2024 में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे फाइनल में बुल्गारिया के टेनिस प्लेयर हैं ग्रिगोर दिमित्रोव, इनको हराया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जानिक सिनर ये मियामी ओपन जीतने वाले या मियामी ओपन का खिताब जीतने वाले पहले इतालवी बन गए हैं। मतलब इटली के पहले टेनिस प्लेयर बन गए हैं ये खिताब जीतने वाले। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो डैनियल कॉलिंस ने जीता है, वो अमेरिकी हैं। और अभी हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पे मेंस डबल का खिताब किसने जीता, तो जो भारतीय हैं रोहन बोपन्ना और उनके जो साथी हैं मैथ्यू एब्डेन, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो उन दोनों की जोड़ी ने यहाँ पे मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता है। अच्छा, वैसे ये जानिक सिनर का नाम आपको जरूर सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि इस साल में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, जो आपको बताया ना सारण में 4 सबसे बड़े जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें जो पहला वाला होता है वो यही है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता, जानिक सिनर ने। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस की है। और मेंस डबल का टाइटल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने जीता है। और अभी इसी साल यूनाइटेड कप 2024 का आयोजन हुआ था, जिसका संबंध टेनिस से है। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसको जर्मनी ने जीता पोलैंड को हरा करके। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में GI टैग के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आ गया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो एक्चुअली में अभी कई राज्य के कई प्रोडक्ट्स को, कई उत्पादों को GI टैग दिया गया। मतलब आप कह सकते हो एक साथ 60 उत्पादों को GI टैग दे दिया गया एक साथ। अभी तक इतना ज्यादा GI टैग पहली बार दिया गया है, जिनमें से आप देखोगे 15 तो उत्तर प्रदेश से है, 19 असम से हैं, 2 त्रिपुरा और 4 मेघालय से हैं। और इस तरह से सबसे ज्यादा GI टैग प्रोडक्ट्स के मामले में उत्तर प्रदेश ये टॉप पे आ गया। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के पास अब 69 प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास GI टैग है, जबकि तमिलनाडु के पास केवल 58 उत्पाद रह गए हैं जिनके पास GI टैग है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे, तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा GI टैग है, सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश वालों ने कहा रुको जरा, सब्र करो, और ये पहले स्थान पे आ गए एक साथ 15 उत्पादों को GI टैग दे करके। तो अब सबसे ज्यादा GI टैग के मामले में उत्तर प्रदेश याद रखना। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे तो वाराणसी सबसे आगे है, उसके पास 30 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अभी जो दिए गए उनमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट में आपको सबकी लगा रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखो, ये बनारस से तो आपको समझ में आ ही जाएगा, चीज़ें उत्तर प्रदेश से होगी। जैसे कि बनारस की ठंडाई हो गई, बनारस तबला हो गया, बनारस की शहनाई हो गई, बनारस लाल भरवा मिर्च हो गई, ये बनारस लाल पेड़ा हो गया। उसी तरह से ये बनारस भित्ति चित्र यानी कि पिक्चर हो गई। और ये मथुरा सांझी शिल्प के बारे में हमने पढ़ा था। बुंदेलखंड कठिया गेहूं हो गया, पीलीभीत बांसुरी हो गई, रामपुर पेंचवर्क हो गया, ये वाराणसी का चिरई गाँव करोंदा हो गया। तो ये तो सारे उत्तर प्रदेश के हो गए। बाकी असम के भी बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये देखो, असम का बिहू ढोल हो गया, असम जापी हो गई, एक तरह की टोपी है। सारथेबारी धातु शिल्प हो गया, असम का पानी मट्टे का शिल्प हो गया। ये सारे लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपको PDF मिलेगी उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आराम से उसमें आप पढ़ सकते हो इनको। त्रिपुरा के ये 2 प्रोडक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। त्रिपुरा पचरा हो गया जो कि एक तरह का कपड़ा है, त्रिपुरा माताबारी पेड़ा हो गया जो कि एक तरह की मिठाई है। मेघालय के भी 4 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला,
ये आपके सामने है, ये लाकाडोंग हल्दी, ये मेघालय का हो गया। तो जो जो न्यूज़ में नाम आए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। जीआई टैग की बात करें तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसकी फुल फॉर्म होती है। अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में। पहली बार जो जीआई टैग मिला था वो 2004 में मिला था। किसे? दार्जिलिंग टी को, जो कि है पश्चिम बंगाल की। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, ये भी याद रखना, 10 सालों के लिए। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल कितनी साइटें जोड़ने का फैसला किया? तो आंसर होगा 18। तो अभी यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी है। तो अब आप कह सकते हो कि 48 देशों 48 देशों में जियो पार्क की टोटल संख्या 213 हो चुकी है। ये जो 18 नए जियो पार्क जोड़े गए हैं ना, ये किन किन देशों से हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो ब्राज़ील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन से हैं। और यूनेस्को के 2 सदस्य देश जो पहली बार इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं, तो उसमें एक न्यूजीलैंड है और एक फिलीपींस है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में एक भी जियो पार्क नहीं है। और हमने करंट अफेयर्स में ये लाइन ज़रूर पढ़ी थी कि भारत का पहला जियो पार्क ये कहाँ पे बन रहा है या कहाँ पे बनेगा। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और भारत में आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। टोटल भारत में कितनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? 42 हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पार्क हैं जो कि भारत में हमने पढ़े हैं अभी करंट अफेयर्स में। जैसे कि ये हमने पढ़ा ना, भारत का पहला जो जियो पार्क है ये कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पे बना? नोएडा में। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना? कोलकाता में। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये आपको मिलेगा केरल के कोझिकोड में। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आप कहते हो आर्ट पार्क, ये आपको मिलेगा बंगलुरु में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा दिल्ली में। और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ पे बना? तो अभी यूनेस्को में हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करी थी कि भारत में 42 हो चुकी हैं। 42 नंबर की बनी थी होयसला मंदिर जो कि है कर्नाटक में। और उससे पहले 41 नंबर का बना था शांति निकेतन जो कि है पश्चिम बंगाल में। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि भारत के पहले साहित्य का शहर यानी कि फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की घोषणा की थी अभी यूनेस्को ने। किसे? केरल के कोझिकोड को। और ग्वालियर को संगीत का शहर बनाया था। और हाँ, ये भी याद रखना कि यूनेस्को ने किसे भारत के 15वें अमूर्त धरोहर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा गरबा डांस को, जो कि है गुजरात में। अमूर्त धरोहर मतलब इंटेंजिबल साइट। इससे पहले 14 नंबर का दुर्गा पूजा था जो कि है पश्चिम बंगाल का। बाकी ये पॉइंट भी याद रखना कि अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या खास बात है इसमें? एक्चुअली में ये जो टैग इसे मिला है ना, ये अमूर्त धरोहरों को ही दिया जाता है, यानी कि इंटेंजिबल साइट्स को ही दिया जाता है। लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये दर्जा दिया गया। और मूर्त धरोहर और अमूर्त धरोहर में क्या अंतर है? देखो, अमूर्त धरोहर क्या होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि कहीं की पूजा हो गई, कहीं के मेले हो गए, त्योहार हो गए, ठीक है। और मूर्त धरोहर जिन्हें आप छू सकते हो, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, तो उसे आप छू सकते हो। ये अंतर ध्यान में रखो। बाकी यूनेस्को, इसकी स्थापना होती है 1945 में और फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो ध्यान में रखना ये सारे पॉइंट्स। तो गाइज, ये था आज का अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना प्लीज़। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करवा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि हॉकी इंडिया ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना? तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को। पुरुषों में तो हार्दिक सिंह को और महिलाओं में सलीमा टेटे। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य की माता बारी पेर्रा और पच्चरा को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा त्रिपुरा। फिर आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69th सेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब को। फिर आपसे पूछा अभी भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई में।
फिर पूछा कौन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है, तो आंसर होगा आरबीआई। फिर पूछा भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज है अल कंबर इसको बचाया, तो आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प। फिर पूछा अभी मेघयान 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, कोच्चि में। एक्चुअली में दक्षिणी नौसेना कमान में हुआ, जो कि कोच्चि केरल में है। फिर पूछा अभी 1 अप्रैल 2024 से भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर होगा गगन शक्ति 2024। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पे हुआ, रोम इटली में, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वहाँ पे। और आखिरी प्रश्न पूछा कि उत्कल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये किस स्थान में खोला जाएगा, तो आंसर होगा असम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।